नमस्कार। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं आप और हम एक विशेष प्रस्तुति लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए। वैसे तो युवा मंच कार्यक्रम से आप सभी जुड़ते हैं दोस्तों, युवाओं का कार्यक्रम है, लेकिन ये खास सीरीज़, ये खास कार्यक्रम इसलिए है कि वो बच्चे जो 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं या हो सकता है छोटे भी हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि आखिर 12वीं के बाद क्या? ये प्रश्न उनके मन में आता है। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए हम आपकी मुलाकात एक्सपर्ट्स से करवा रहे हैं, जो अपनी-अपनी फ़ील्ड में स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और उस विषय के बारे में उससे बेहतर शायद आपको कोई नहीं बता पाएगा। तो दोस्तों आज भी हमें बहुत खुशी हो रही है, हम वेलकम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में इस लाइव प्रोग्राम में भावेश कुमार पोशिया जी, जिन्होंने एमएस मैकेनिकल डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग किया है और न्यूकासल से उन्होंने किया है, यूके से पढ़ाई की है, बीटेक भी उन्होंने किया है। वो एचओडी रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के माधव यूनिवर्सिटी आबू में। उससे पहले सीआईटी कॉलेज है, वहाँ पे भी उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई है और स्टूडेंट्स के लिए टूर्स ऑर्गेनाइज़ करना, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, कई सेमिनार्स वो करते ही रहते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है भावेश जी। धन्यवाद, धन्यवाद रोशनी। जी। जी। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी भावेश जी, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 12वीं के बाद पढ़ाई क्या करनी है। तो अगर हम बीटेक के बारे में बात करें, तो बीटेक आखिर क्या है? अगर आप उसके बारे में कुछ समझाएँ, डिग्री क्या होती है? अच्छा, जी, ये बीटेक मीन्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं और ये इंजीनियरिंग है और इसका बहुत साल पहले, आई थिंक 3000 साल पहले इसका शुरुआत हुई थी। इंजीनियरिंग जो भी हम आसपास में जो भी देखते हैं, सुई से लेके रॉकेट तक, बड़े-बड़े हवाई जहाज तक, वो सारा ही इंजीनियरिंग से ही सब बना हुआ है। और इसमें जो हम इजिप्ट के जो सबसे पहले जो ब्रांच है वो इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच हुई है, क्योंकि हम इजिप्ट के जो पिरामिड्स देखते हैं तो वो सब सारा इंजीनियरिंग से ही बना हुआ है। और इसमें भारत के जो मीन्स इंजीनियर्स डे है वो बहुत बड़े इंजीनियर्स हो गए, वो मोक्सगुंडम विश्वेश्वरैया, उसके नाम से उनके जन्म तिथि को हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं, जो 15 सितंबर को होती है हर साल को भारत में। तो इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को उनके उनके जन्म तिथि के उस पे मनाते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था, मोक्सगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिन के उस उपलक्ष्य में हम इसको इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं 15 सितंबर को। तो जो भी हम आसपास में जो भी देखते हैं, जो भी हमारा डे टू डे रूटीन के में जो भी आता है, वो सारा ही इंजीनियरिंग ही है। कुछ भी चीज आप ले लो, इवन कंप्यूटर्स भी पहले इंजीनियर्स ने ही बनाए हैं और फिर इंडस्ट्रीज में ही बने हुए हैं, और जो भी आप मकान, बिल्डिंग्स, रोड्स, सब सारा ही इंजीनियर्स का ही काम है। तो सारा सब इंजीनियर्स के बिना ये अधूरा है। जब से ही जो जो पुली चेन ये सब चालू हुआ, उसके बाद में सीधा इंजीनियरिंग, जो हम कुएं में से पानी खींचते हैं, उसमें भी एक व्हील होता है, रस्सी होती है और उसको डालते हैं, तो वो भी एक इंजीनियरिंग का ही कमाल है। तो इस हिसाब से इंजीनियरिंग है, वो अपने काम को इजी करने के लिए वो इंजीनियरिंग हम करते हैं। जी जी। तो आपने कहा जैसे काम को आसान करने के लिए हम हर जगह जो भी देखते हैं वो इंजीनियरिंग है, जो भी जी मशीन्स हमें दिखती हैं या हम जो कंप्यूटर्स पे काम कर पाते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, कि सब कुछ कहीं न कहीं इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। जी जी भावेश जी, इंजीनियरिंग करना एक बात है, लेकिन उसमें बहुत सारी फ़ील्ड्स होती हैं। जी तो अगर एक बच्चे को डिसाइड करना है कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन कौन-सी फ़ील्ड चूज़ करनी है, तो कुछ फ़ील्ड्स के बारे में अगर आप बताएँ, को प्रकार क्या होते हैं इंजीनियरिंग के? देखिए, इंजीनियरिंग में आजकल बहुत सारे प्रकार है, बट मेन जो कोर ब्रांचेस है वो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और अभी एक चौथी केमिकल इंजीनियरिंग भी है। और मेन मीन्स चार ब्रांच कोर ब्रांच है। उसमें आप केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में देखें तो उसमें सारा ही रंगों के बारे में जो भी है और केमिकल से आसपास में, तो उसके उसके हिसाब से वो इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में जो भी आप इलेक्ट्रिकल चीजें देखते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, और वो मेन वो इसमें इंजीनियरिंग इसमें इससे ही बनती है, इसमें ये सिखाते हैं।
और जो भी आप स्ट्रक्चर्स देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग का कमाल है। आजकल कैसे-कैसे बिल्डिंग्स बनती है और सारे ब्रिजेस बनते हैं, तो वो सब सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं। आर्किटेक्चर्स है, उसके उसके अंदर सब ब्रांचेस बहुत सारी है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का मिक्स करके मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और ऐसी बहुत सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है। और आपको पता होगा कि ये हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, वो भी एक इंजीनियर ही थे। 1960 में इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की हुई है, और बाद में फिर वो स्पेस मिशन में डीआरडीओ में गए थे। तो वैसे मीन्स जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब इंजीनियरिंग है। और नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मैंने पूरा मतलब 2006 में बीटेक किया था, मोरबी, यहाँ गुजरात में मोरबी से, और फिर यूके जाके एमटेक किया था मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग में। तो मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग में से बहुत सारा कुछ है। मैकेनिकल में आप बैचलर करते हैं, उसके बाद फिर मास्टर्स के लिए आपको बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, आपको किस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। सपोज मुझे डिजाइन में जाना था, तो मैंने मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग किया। तो किसी को इंजीनियरिंग मैकेनिकल इसमें प्रोडक्शन में जाना होता है, तो वो मीन्स आप उसके बाद भी आप चूज कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। तो इसमें ऐसे इंजीनियरिंग मतलब सब ब्रांच मिक्स होके ही आप वो कर सकते हैं। कोई भी चीज जैसे बनानी है, मान लो एक बिल्डिंग बनानी है, तो इसमें सिविल इंजीनियर्स भी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग इंजीनियर्स, और कलर के लिए केमिकल्स। सो सब चीजों का मिला के ही इंजीनियरिंग सब बिल्डिंग्स और सब बनता है। तो ऐसे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस भी अभी बहुत सारा उसका वास्ट हो गया है। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आजकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बहुत बूम चल रहा है। जैसे अभी अभी बजट में भी जैसे आया एआई, एरोनॉटिक्स, इंटरेस्टिंग। तो इसलिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत कुछ, अभी निर्मला सीतारमण जी ने अभी परसों ही बजट में इसके लिए स्पेशल वो किया कि आपके संकल्प से मीन्स सारा कुछ हो सकता है। ऐसे बहुत सारा उन्होंने बताया कि उसमें बहुत सारा फंडिंग्स भी किया इन्होंने। तो अभी उसका उसका ही भारत में ही प्रोडक्ट हो जाए, और भारत को ही यूज हो जाए होए, तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारे सब्सिडीज वगैरह दी है। तो ये इस हिसाब से, और अभी इसमें एजुकेशन में भी बहुत सारे फंडिंग्स दिया है। तो इस हिसाब से इंजीनियरिंग इस 5-7 ब्रांच, और इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हॉबीज क्या है। जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसलिए चूज किया क्योंकि मेरे अंकल मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो इसलिए, ओके। और वो आपके शौक क्या है, जैसे आपको छोटेपन से ही आपको कुछ लाइटिंग का शौक होता है, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इसके जुड़े हुए कोई ब्रांचेस आप चूज कर सकते हैं। और जैसे उसके मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि, और किसी और से सलाह भी ले सकते हैं आप बच्चे। और आपको इंटरेस्ट क्या है, मान लो आपको फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियर्स या सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, है ना। और केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह ले सकते हैं इससे। ओके। तो आपके जी इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जी किस तरह की इंजीनियरिंग करें। जी जी जैसा जी। तो अगर जो बच्चे हैं वो जब 12वीं की परीक्षा अब दे रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम्स भी देना चाहते हैं, तो उन्हें जब प्रेफ़रेंस चूज़ करनी होती है तो कब करनी होती है? मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम से पहले से पता होना चाहिए उनको कि किस तरह की वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या काउंसलिंग के समय क्लियर होना चाहिए? और क्या प्रेफ़रेंस भी मैटर करती है? एक चूज़ कर ली, हमें पता होना चाहिए कि हमें दूसरी चॉइस भी क्या है? हाँ, मीन्स वो आपने 10वीं जब से पास की है, और जी, तब से ही आपको 11वीं में एडमिशन लेना है, तब से ही आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या आपको इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल साइड में जाना है। जी, तो इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट चाहिए। तो पीसीबी बोलते हैं उसको, और पीसीएम जी। सॉरी। और पीसीबी मीन्स इसमें बायोलॉजी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। राइट। तो तो
इसमें फिर आप 11 इसमें JEE करके एक एग्जाम है, तो उसकी मतलब प्रिपरेशन भी साथ साथ में करनी होती है। तो उस हिसाब से आपको 11वीं से ही पता होना चाहिए कि मुझे इस इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मैं इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करूं। ओके, तो पहले से आप पता रख सकते हैं। जी लेकिन जैसे एडमिशन प्रोसीजर होता है भविष्य, उसमें क्या जैसे बहुत सारी फील्ड्स, एक कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, उसमें जी आपको एक इंजीनियरिंग जो आप करना चाहते हैं उसकी सीट्स फुल हो जाती है, या फिर हो सकता है आपको अपनी चॉइस की नहीं मिल पाती है अकॉर्डिंगली सीट जो आप चाहते थे, तो क्या दूसरी चॉइस भी हमें पता होनी चाहिए, अ, या फिर कैसे करना चाहिए? यदि आपने कोई कॉलेज ठान के रखा है कि मुझे इसी कॉलेज में ही एडमिशन लेना है ना, तो और उस साल वो सीट फिक्स हो जाती है, फुल हो जाती है, तो आप दूसरी ब्रांच में एडमिशन लेके, और फर्स्ट ईयर कॉमन होता है कोई भी इंजीनियरिंग के लिए, फर्स्ट ईयर सब में सेम होता है, फर्स्ट, और इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, तो उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं ना, एक 6 6 महीने के 2 सेमेस्टर, वैसे 8 सेमेस्टर होते हैं। तो ऐसे 2 सेमेस्टर कॉमन होते हैं हर एक ब्रांच में, सब कोई भी ब्रांच ले लो। फिर नेक्स्ट ईयर इसमें डिप्लोमा के मींस आप चेंज कर सकते हैं, यदि आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा फर्स्ट लास्ट ईयर में, इस साल में, तो आप अगले साल भी उसमें चेंज कर सकते हैं। और इसमें आपने यदि कॉलेज फिक्स नहीं की है, तो आप कोई भी कॉलेज में जा सकते हैं, पर आपने ब्रांच फिक्स की है तो भी वो चलता है। और इसके लिए बस मेन है आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे इसी ब्रांच में, इसी इंजीनियरिंग में पढ़ना है। जी ओके, जी तो जब बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, पीसीएम लिया उन्होंने, मैथ्स लिया, वो 12th हाँ। में, 11th में, तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो एंट्रेंस टेस्ट में या एडमिशन के टाइम पे बेहतर कर पाएँ? उनको मेनली फोकस जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस लाइक इसमें, और कोई भी एग्जाम्स होती है, एंट्रेंस लेवल के एग्जाम, उसमें एमसीक्यूज होते हैं। तो एमसीक्यू मीन्स बहुविकल्पीय प्रश्न, तो हुँ, उसमें कोई भी 4 विकल्प में से एक विकल्प पसंद करना होता है। तो उस हिसाब से उसमें हुँ, उनको उनकी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। और कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी टॉपिक है, आपको पता नहीं है, तो उसको बार बार उसको रिवाइज करते रहिए, है ना। और उस हिसाब से, और उसके एमसीक्यूज बना के, या और कोई और लास्ट पेपर्स और उसको रिवाइज करके आप कर सकते हैं बच्चे। और मींस मेन ओके, टेस्ट पेपर्स होते हैं, उसको ही करते रहना है बार बार, तो हमें वो टॉपिक्स अच्छी तरह से आते हैं समझ में। ओके। तो टेस्ट पेपर्स और जैसा कि आपने बताया तैयारी करते रहें, और अपनी सब्जेक्ट की पढ़ाई जो कर रहे जी हैं वो भी बहुत जी ज़्यादा ज़रूरी है। जी अम, भाभी जी, जब नेक्स्ट स्टेप होता है, काउंसलिंग होती है बच्चों की, तो जी उसके लिए किस चीज़ का ध्यान रखें, या प्रिपरेशन क्या करें, या डॉक्यूमेंटेशन क्या तैयारी करें, क्या ध्यान रखें? जी। काउंसलिंग न ये जस्ट वर्ड है, मीन्स इसको थोड़ा बड़ा बना दिया है हमने, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि क्या होता है, इसलिए काउंसलिंग इज जस्ट लाइक अ वाइवा, है ना। जैसे अभी तो स्कूलों में भी वाइवा सब होता है, तो वाइवा में भी हम बच्चे, जैसे छोटे बच्चे डर जाते हैं ज्यादा, पर इतना इतना कोई डरने की बात नहीं है। और जस्ट फोकस करना है अपने के अंदर की, और कॉन्फिडेंस से जाना है, और कुछ नहीं। और थोड़ा सा मेडिटेट कर ले, है ना, काउंसलिंग में जाने से पहले, या सुबह, या फिर ऐसे करके थोड़ा सा मेडिटेशन कर ले, और अपने आप को रिलैक्स रखे। और काउंसलिंग में कुछ भी नहीं होता है, दे जस्ट वांट टू नो कि लाइक आप कैसे बिहेव करते हो, और कैसे आप इस इंजीनियरिंग के लायक है या नहीं है, और इसमें ऐसा ही होता है बस। बाकी जस्ट काउंसलिंग में ऐसा कोई बड़ा वो कुछ नहीं होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है पूरे भारत में, और आपको कहीं ना कहीं और कैसे भी एडमिशन तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए काउंसलिंग को ऐसे बड़ा नहीं करे, और सबको एडमिशंस तो उनको देना ही है ना। तो और इसलिए काउंसलिंग इज लाइक वो बहुत कोई मैटर नहीं करता है ज्यादा, बट हमें डरना नहीं है, किसी भी चीज आए, कुछ भी आए, आपको सपोज मान लो नहीं क्वेश्चंस का आंसर आता है, तो आप ऐसे पॉजिटिवली रख के उसको मतलब कह दीजिए कि मैं इसका आंसर नहीं दे सकता हूँ। और
बाकी इसमें डरना नहीं है और ऐसे। ओके, जैसा आपने कहा कॉन्फिडेंस पूरा रखें और उसके जी, लिए अपने को काम डाउन कर सकते हैं, जी, मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं जी। और कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप डरें। जी, जी, जी। भवेश जी, जब एंट्रेंस होता है, खास तौर से जेईई की परीक्षा होती है, साल में जी, 2 बार हो रही है, बच्चों के पास जी, अपॉर्च्युनिटी है उसको यूज़ करने की। तो अगर वो 12th पास कर चुके हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं और उसमें हम आपने मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बहुत सारे सवाल कम समय में करने होते जी। हैं, तो उसके लिए कोई आपके टिप्स देना चाहेंगे आप? अच्छा, ये जेईई जॉइंट एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जाम, तो उसके लिए तैयारी मीन्स आपको 11वीं से ही करनी पड़ेगी और उसमें 11वीं और 12वीं दोनों क्लास के एग्जाम्स होती है, दोनों में दोनों के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इसको वो साल में जैसे आपने बताया 2 बार होती है। तो इसमें एमसीक्यूज ही होते हैं, जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसमें पीसीएम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीनों के 30-30 क्वेश्चंस होते हैं ना, 30 क्वेश्चंस मींस टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं और पॉजिटिव मार्क्स आपका यदि उत्तर सही है तो उसके 4 मार्क्स होते हैं और यदि आपका उत्तर गलत है, चार इसमें 4 विकल्प होते हैं, उसमें एक विकल्प आपको चुनना है और यदि वो गलत हुआ तो आपको एक मार्क्स नेगेटिव होगा और यदि एक सही हुआ तो उसका 4 मार्क्स पॉजिटिव होता है। ओके। तो हुँ, हुँ। इसलिए ऐसे 90 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है और वो साल में 2 बार होता है। तो 90 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका टोटल होता है 360 मार्क्स। तो 360 में से आपको मीन्स टोटल मार्क्स कवर करने होते हैं और उसके लिए पासिंग मार्क्स है, जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स है और जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली जो है पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 78 मार्क्स है और ओबीसी के लिए 75 मार्क्स है और एससी एससी कास्ट वालों के लिए है 55 मार्क्स 55 मार्क्स है और एसटी वालों के लिए है 44 मार्क्स 44 मार्क्स है। तो उस हिसाब से वो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं और यदि आपको कॉन्फिडेंस आप यदि आपको पता है कि ये दो में से एक होता है तो ही आपको वो करना है। यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है पूरा चार में से कौन सा आएगा तो उसको करना ही नहीं है, छोड़ देना है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी खतरा रहता है इसमें। यदि आपको मीन्स आपको 50% पता है कि ये दो तो हो ही नहीं सकते और ये दो ही होंगे और दोनों में से कोई एक होगा तो ही आपको उसमें टिक करना है, अदरवाइज उसको छोड़ देना है। तो ऐसे फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग कम होगी क्योंकि इस साल नेगेटिव मार्किंग का भी और रखा है, मीन्स वैसे होता ही है हमेशा। तो पर इस साल कम मीन्स पॉजिटिव मार्किंग इस साल कम रखा है, नहीं तो 2 मार्क्स नेगेटिव होते थे पहले, अभी 1 मार्क ही नेगेटिव हुआ है और उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसमें आपको पेन पेपर अलाउ है मेन एग्जाम्स में और जी एडवांस होती है उसमें आपको कुछ भी चीज अलाउ नहीं है। वो इसमें एमसीक्यूज नहीं है बट वो उसमें कुछ भी चीज अलाउ नहीं है। इसमें पेन एंड पेपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए अलाउ है अंदर एग्जाम हॉल में ले जाने के लिए। तो इसमें ऐसे आप इजीली तो इसकी तैयारी आपको 11वीं से ही आप कर सकते हैं और अभी आजकल बहुत सारे स्कूलों में ऐसे जी की स्पेशल अलग से बैच शुरू कर दी हुई है, तो उसमें उससे भी आपको बहुत फायदा होता है। तो उसमें मेन फोकस वही करना है कि आप उसमें से अच्छा स्कोर कर सके क्योंकि आपके पास 3 सब्जेक्ट है और इसमें एक सब्जेक्ट का तीनों में से एक सब्जेक्ट का बिल्कुल सही मतलब इजी पेपर होता है, एक का थोड़ा सा मॉडरेट होता है और एक का थोड़ा हार्ड होता है। तो मान लो फिजिक्स का इजी आया तो मैथ्स का थोड़ा ऐसे आएगा और केमिस्ट्री का हार्ड आता है, मीन्स ऐसे एक एक सब्जेक्ट का हार्ड आता है। बट इसमें पर जो इजी है उसमें हम कवर कर लेंगे और मॉडरेट में भी कवर कर लेंगे और हार्ड में थोड़े कम मार्क्स आएंगे तो भी आपका ओवरऑल ठीक हो जाता है। तो उस हिसाब से हमें ये ऐसे मार्क्स तो हमें आ जाते हैं और फिर उसमें आपका यदि 12वीं में 75% है तो वो आपको और मदद करता है क्योंकि इसमें जी का जेडब्ल्यू का भी स्कोर काउंट होता है एडमिशन के लिए और 12th का भी स्कोर काउंट होता है। तो उस हिसाब से आपको कोई भी एग्जाम कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है तो उसमें आपको जैसे स्कॉलरशिप भी मिलती है क्योंकि आपका स्कोर अच्छा है और जी में यदि स्कोर अच्छा है जेडब्ल्यू में तो आप आईआईटीज में भी जा सकते हैं।
जो टॉप आईआईटीज है इंडिया की, तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो उस हिसाब से, और बाकी आपको यदि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसमें ये स्कोर बहुत काम में आता है, क्योंकि ये स्कोर आपको आपका जो है तो उसमें आगे आगे बढ़ाएगा, इसमें 12th का परसेंटेज के ऊपर और इसके जेडब्ल्यू के मार्क्स के ऊपर आपको जैसे आगे नंबर देगा। तो इसमें आप पहले आप चूज कर सकते हैं, मतलब जैसे सीट फिलअप होने के पहले आपको जो भी ब्रांच चाहिए उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जी। ओके। और अगर बच्चों के मार्क्स जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, उसमें अच्छे नहीं स्कोर कर पाते हैं, बट वो पढ़ाई में अच्छा है लेकिन उसमें नहीं स्कोर कर पाए, तो उनके लिए क्या है आगे अच्छा। भविष्य इंजीनियरिंग में? जी, इसमें इतना डरना नहीं है। मान लो आपके जेडब्ल्यू में मार्क्स कम आए, तो फिर भी आप जो भी आपके इंजीनियरिंग जिस ब्रांच में भी आपको लेना है वो उसमें ले सकते हैं। उसमें स्टेट वाइज भी एडमिशन होते हैं, और बाकी जो कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो सिर्फ जेडब्ल्यू इसलिए है कि आपको बहुत अच्छे से अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो, जो टॉप मोस्ट इंडिया की है उस कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो, तो वो उसमें वो फायदा है। बाकी आप अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेके उसमें आप उसमें अच्छा कवर करके, क्योंकि आपको पता है कि इस इंजीनियरिंग में लेना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उसमें भी आप इंजीनियरिंग करके भी इसमें आप लाइक डिस्टिंक्शन लाके भी लास्ट ईयर में होता है, तो उसमें जॉब प्लेसमेंट में भी आपको जॉब अच्छी लग सकती है। इस हिसाब से मतलब स्टार्टिंग में ही 25-30 हजार और ऐसे जॉब लग सकती है, और इसमें आप इंजीनियरिंग में भी अच्छी कर सकते हो। ऐसे ऐसा जेडब्ल्यू सारे कॉलेजेस में पूरे नहीं चाहिए, सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट और जो आईआईटीज है उसमें ही उसका होता है स्कोरिंग। तो इसलिए बाकी बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें आपको जस्ट 60% और अबव चाहिए, और बाकी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जस्ट 50% से भी वो एडमिशन देते हैं, क्योंकि आजकल बहुत प्राइवेट कॉलेज है भारत में, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी ऐसे जेडब्ल्यू में कम मार्क्स आए तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। ओके। जी, तो मतलब डायरेक्टली कॉलेजेस की वेबसाइट से पता कर सकते हैं कि जी उनका जी क्या रूल है एडमिशन का, या बात जी कर सकते हैं वहां जाके जी पता कर जी। सकते हैं? और उनको उनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो क्या मैं आपको हमें स्कॉलरशिप दे सकते हैं क्या? क्योंकि आजकल बहुत सारी कॉलेजेस हैं, वो स्कॉलरशिप भी देते हैं। मान लो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, 12वीं में मान लो 70-80% आया है और जेडब्ल्यू में कम स्कोर आया है, तो उसको 80% वाला स्टूडेंट मिलता है, और जेडब्ल्यू में भले ही कम आए स्कोर, पर उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी फर्स्ट ईयर में, या फिर पूरी कॉलेज फी में उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी कि आपको हम 10-20% या जो भी उनका क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से वो कम भी कर सकते हैं फीस में। जी ओके। तो ये बच्चे क्वेश्चन पूछने से ना डरे, कॉलेज की जी वेबसाइट जाएँ, जी देखें, विज़िट करें, बात जी करें, पूछें जी आपको जो जी पूछना है। बिल्कुल। और जी। आजकल तो सब कुछ भाभी अवेलेबल जी है। जी, जी जी, ओके, जी, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, अपने हाथ में ही है मोबाइल में, और सारा ही गूगल करेंगे या फिर कुछ भी इंजीनियरिंग लाइक जो भी कॉलेजेस में, और इसमें वेबसाइट पे जाके और आप कर सकते हैं, कोई भी किसी को भी कुछ भी करना है तो। जी ओके। ऐसा भी कोई, जैसे कि लोग सोचते हैं कि ये वाली इंजीनियरिंग लड़कों के लिए ही है, या ज़्यादा लड़के इंजीनियरिंग करते हैं, लड़कियों के लिए ये फ़ील्ड नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती है। वैसे तो मेरा जो अनुभव है, और मैं जहाँ तक मेरा आइडिया है, बहुत सारे फील्ड में, आई थिंक सारी फील्ड में लड़कियां ही आगे है। जैसे मशीन्स, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं पढ़ाता था, तो उसमें भी 20% लड़कियां होती थी। वैसे क्योंकि वो मशीन्स के साथ काम होता है, फिर भी उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियां सबसे मतलब मोस्टली, अभी तो बहुत बढ़ रही है, बट पहले लड़कियां इतना एडमिशन नहीं लेती थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और जैसे कोई भी ऐसे जो ऐसे डीजल मैकेनिक और इसमें, पर अभी ऐसे कुछ भी नहीं है। और अभी भारत में तो सबको एक समान ही देख रहे हैं, पूरे पूरे विश्व में वैसे।
तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये लड़के ही कर सकते हैं, ये सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे लड़कियां ही ज्यादा अच्छा करती है लड़कों से, है ना? कुछ भी है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी इंजीनियरिंग है, ओके। तो ऐसा कोई लड़कियों को डरने की या ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जी। इसमें अभी मान लो आपने बीटेक लिया है मैकेनिकल में या सिविल में या किसी में भी, और फर्दर आपको फिर मास्टर्स भी करना है, तो उसमें आप डिजाइनिंग में या इसमें कुछ ले लो, जैसे आप कोई बैठ के जॉब कर सके और बैठ के काम कर सके। तो ऐसे वो कुछ है नहीं इसमें डरने की। जी। ओके। अम, भविष्य जी, अगर किसी बच्चे ने किसी वजह से ड्रॉप किया है 1 साल, 12वीं के बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, जी। तो क्या उसके बाद वो इंजीनियरिंग में प्रवेशता ले सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है फिर? जी, इसमें इसमें इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं, जस्ट वो ड्रॉप का एक सर्टिफिकेट स्कूल से या कहीं से वो बना के वो दे सकते हैं, और 12वीं के बाद यदि ड्रॉप किया है तो कोई इश्यू नहीं हो सकता है। आप कभी भी कितने भी साल में आप ड्रॉप किया है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और एक बात है यहाँ पे कि 10वीं के बाद भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसको हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग कहते हैं। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिप्लोमा 3 साल का होता है, और उसमें भी आप मीन्स इसमें थोड़ी लिमिटेड फील्ड्स है। फिर आप उसमें कोर ब्रांचेस में जा सकते हैं। मान लो आपने डिप्लोमा 3 साल का कंप्लीट किया और कोई कोई भी फील्ड में, फिर आपको डिग्री इंजीनियरिंग में बीटेक में सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। डिप्लोमा 3 साल करने के बाद सीधा ही आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। तो उससे आपको ये फायदा ऐसा होता है। तो कोई विद्यार्थी को यदि ऐसा लगता है कि मैं 11वीं 12वीं में पास होऊंगा नहीं होगा, है ना, या फिर ज्यादा मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि 10वीं में यदि 70-80% आया है उसके, तो और उसको कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे 11वीं 12वीं में क्या ज्यादा हो सकता है नहीं हो सकता है, तो उसके बाद फिर वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर ले, उसकी जो भी अच्छी जो भी पसंद की फील्ड है उसमें इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ले, और फिर उसके बाद डिप्लोमा से सीधा डिग्री कॉलेज डिग्री में एडमिशन ले सकता है उसी ब्रांच में, या उसको कोई ब्रांच चेंज करनी हो तो उसके रिलेटेड ब्रांचेस में वो एडमिशन ले सकता है। तो उससे डिग्री में 4 साल के बदले उसको 3 साल ही करना है, तो ऐसे उसका 6 साल में टोटल पूरा हो जाएगा। वो 10वीं के बाद भी 6 साल लगते हैं, 2+4, और इसमें डिप्लोमा के बाद भी 6 साल लगेंगे ऐसे। ओके। ओके। जी। तो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपके पास बहुत जी। सारी, मतलब जी। आप 12वीं करते हैं, 10वीं के बाद डिप्लोमा करते हैं, जी। हर तरह से फील्ड खुली है। जी। धनुष जी, अगर हम कॉलेज की लाइफ की बात करें, अगर एक बच्चा है वो या माता-पिता हैं, वो जानना चाहते हैं कि 4 साल क्या होता है कैंपस में, क्या पढ़ाई होती है, क्या झलक, वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कॉलेज लाइफ कैसी होती है, कुछ बता सकते हैं? कॉलेज लाइफ में देखो बहुत इजी होता है, कॉलेज में इतना कुछ भी नहीं है। कॉलेज कॉलेज लाइफ जैसे सारा इंग्लिश में होता है, पर इंग्लिश इतना हार्ड और टफ नहीं होता है। और कॉलेजेस में जैसे फर्स्ट ईयर, इसीलिए मैंने हुँ। बताया फर्स्ट ईयर में सबको सेम होता है, जो 10 11वीं 12वीं में पढ़े हैं वही होता है। इसलिए वो सिर्फ वही सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और एक इंजीनियरिंग डिजाइन होता है और मैकेनिक्स होता है, और ऐसे ही सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सबको सेम होते हैं सब्जेक्ट। और वो जो हम पढ़ के आए हैं वही है, सिर्फ उसको इंग्लिश मीन्स उसका थोड़ा सा मॉडरेट रूप करके उसको इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो उसका बच्चों का इंग्लिश भी अच्छा हो जाए, और ऐसे उसको फिर मार्क्स भी अच्छे आए और ऐसे वो कवर कर सके। बाकी कॉलेज लाइफ तो उसमें 2 मिड टर्म्स होते हैं, 2 बार एग्जाम्स लेते हैं, जैसे 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो उसमें 2 महीने बाद, हर 2 महीने बाद एक एक मिड टर्म लेते हैं, उसको मिड टर्म बोलते हैं। तो उसमें मिड टर्म में ओके। मोस्टली 6 सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर में, तो 6 सब्जेक्ट को एग्जाम्स लेते हैं, 2 बार एग्जाम्स लेते हैं, जितना कोर्स हो गया जी। उतनी एग्जाम्स लेते हैं। और फिर थर्ड एग्जाम्स होती है, उसमें सारा कोर्स होता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक 2 महीने बाद जो हुआ कोर्स, उसकी उसकी एग्जाम्स लेते हैं। और सेकंड मिड टर्म होता है उसका, उसमें फर्स्ट मिड टर्म के बाद जितना कोर्स हुआ उसकी उसकी एग्जाम्स लेते हैं, तो वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड एग्जाम्स होती है उसमें पूरा कोर्स जो भी हुआ उनका, तो पूरे कोर्स की एग्जाम लेते हैं, उससे बच्चों का पूरा ही कवर हो जाता है, और उससे बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बट जस्ट बच्चों को जितना जो भी कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वही ठीक से बस ध्यान दे के घर पे एक बार रिवाइज करके पढ़ना है।
और आजकल सब कुछ अवेलेबल है। जैसे आप यूट्यूब पे जब मान लो कोई टॉपिक आपको पसंद समझ में नहीं आया, तो आप उसका गूगल में उसका नाम डाल के करेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारा वीडियोस और ये सब आ जाते हैं, तो उससे भी आप इजीली समझ सकते हैं। तो और कॉलेजेस में लाइब्रेरी भी होती है, बहुत अच्छी सी लाइब्रेरी होती है, और आप उसमें ऐसे इंटरनेट फैसिलिटीज भी होती है। तो इससे और बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स भी होते हैं जो आपको पर्सनली भी हेल्प करते हैं। मान लो आपको पर्सनल आपको इसमें करना है कुछ भी आगे, तो वैसे भी होता है। और 3 साल जैसे मैकेनिकल में 7 सेमेस्टर में आपको ट्रेनिंग होती है। मीन्स 3 महीना या 6 महीना आपको इंडस्ट्री में जाके प्रॉपर वर्क क्या होता है, कैसे होता है, वो सीखना होता है। तो आपको इंटर्नशिप बोलते हैं उसको, तो वो भी करना है आपको। तो ऐसे आपको प्रॉपर फील्ड का भी एक्सपीरियंस होता है। तो उस हिसाब से इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग बस खेलते कूदते हो जाती है, और कुछ इतना जैसे इतना हार्ड नहीं होता है। बट जस्ट उसमें जैसे 80 KT आती है, मीन्स अलाउड टू कीप टर्म। जैसे आप जैसे पहले हम स्कूल में थे तो फेल होते तो मीन्स फेल, बट इसमें ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो कोई भी सब्जेक्ट में, कितने भी सब्जेक्ट में फेल हुए, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो उसको क्लियर करना है, उसको साथ साथ में भी उसको भी क्लियर करना है। बट हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे सारे ही पास हो जाए हर एक सब्जेक्ट में। भविष्य अगर हमने बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली है, तो आगे भविष्य क्या है? किस तरह की नौकरी मिलती है? क्या जॉब्स होते हैं? अच्छा, बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली है, कोई भी ब्रांचेस से इंजीनियरिंग कर ली है, तो उसने मीन्स कोई भी मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मतलब किया है, तो उसको कोई भी इसमें जी। ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट उसका 1 साल या ऐसे 6-8 महीने 1 साल ट्रेनी इंजीनियर्स के रूप में वो होता है। तो कोई भी इंडस्ट्री में पहले जाता है, तो क्योंकि उसको इतना पता नहीं है कि वहाँ क्या होता है, तो फर्स्ट उसको ट्रेनी इंजीनियर्स के रूप में वो रखते हैं, और फिर बाद में उसको जैसे मेन इंजीनियर्स और जैसे इसको वो करते हैं, प्रमोट करते हैं। बाकी कोई भी इंजीनियर्स में आप करते हैं तो उसमें ट्रेनी इंजीनियर्स के रूप में ही आप जाते हैं पहले। और फिर यदि आपको मान लो नौकरी नहीं करनी है, कोई 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 ऐसे होते हैं जो बीटेक करके नौकरी नहीं करते, वो फर्दर स्टडीज करते हैं, एमटेक करते हैं, एमबीए करते हैं। और यदि आपको बीटेक में ही कोई सब्जेक्ट में मास्टरी है मान लो, तो उसके ऊपर भी आप अभी टीचिंग का भी बहुत स्कोप है उसमें। मान लो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मास्टरी है, तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाने के लिए वो कर लो। कोई कॉलेजेस में बहुत सारी कॉलेजेस वो करती है, ऑफर करती है, और आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाओ, अपना कोचिंग क्लास खोल देते हैं। तो उस हिसाब से बहुत सारे बच्चे भी उसमें बहुत सारे वो अर्न भी कर सकते हैं कोचिंग क्लास में से। बट मेन हमें वो देखना है कि जहाँ पे मशीन्स काम नहीं कर सकते हैं ना, वहीं पे हमें जाना है। क्योंकि मशीन अभी बहुत सारा ऐसा ऐसा युग आ रहा है जो सारा ही काम मशीनों से होता है। हम पहले आज से 20 साल पहले जी। देखे तो सारा काम हम खुद करते, मीन्स 90% काम करते थे। अभी 90% काम ऐसे ही सब मोबाइल से और ऐसे हो जाता है, मशीनों से हो जाता है। अभी सारे रोबोट्स आ गए हैं। तो हम ऐसे जॉब ऐसा फील्ड जी। पसंद करें कि जहाँ पे मशीन्स काम नहीं कर सकते, और जहाँ मैन मैन पावर की जरूरत पड़े। जैसे मान लो अभी आजकल इससे कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बूम है ना, बहुत सारे लोग आईटी और इसमें कर रहे हैं। वैसे को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी गूगल ने आई थिंक 12,000 लोगों को जॉब से निकाला, एक साथ 12,000 लोग। तो ऐसे अभी इसमें क्योंकि अभी मैन पावर की जरूरत ही नहीं है उसमें, वो सारा ही ऑटोमेटिक सब रोबोट इसमें हो सकता है। तो उस हिसाब से हम ऐसी जगह और ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी इसमें जाए कि जहाँ पे हम हमारी ही जरूरत, मतलब मैन पावर जरूरत पड़े, हमारे सिवाय और कोई कर नहीं सके। जी। ओके। जी, तो मैं सारे फील्ड्स हैं। अगर आप इंजीनियरिंग फिनिश करते हैं, आप चाहे तो रिसर्च भी कर सकते हैं, आप चाहे जी। तो फील्ड वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं, और जी। मशीन्स का आप बता रहे हैं कि कितना इस्तेमाल बढ़ा ही जा रहा है, जी। और उसको बनाने वाले भी इंजीनियर्स हैं। जी। और जी। जी,
तो उसको बहुत है, बहुत कुछ है नया भी सीखने के लिए इंजीनियरिंग की इस दुनिया में, इस फील्ड में। भावेश जी, अभी हम बहुत अलग-अलग प्रकार के इंजीनियरिंग के नाम सीख रहे हैं। अ, तो जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और इस तरह की चीज़ें, तो क्या ये सब भी टेक्निकल हैं या ये कोई और सब्जेक्ट्स हैं? यस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वो भी अभी आजकल, क्योंकि प्रकृति बहुत ही अभी मीन्स जैसे कहे, क्योंकि एनवायरनमेंट को बचाना है ना, जहाँ बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी वो इंजीनियरिंग है जैसे। तो उसका भी एक कोर्स चालू किया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने। तो इस हिसाब से, क्योंकि आजकल जैसे पेड़ बहुत काट रहे हैं लोग और पानी भी बहुत दूषित हो रहा है, तो उसके लिए भी एनवायरनमेंट को कैसे बचाए, क्योंकि हमने देखा है कि गंगा जी, नदी को साफ करने के लिए करोड़ों का खर्चा किया सरकार ने। जी, तो उसको फिर नहीं करना पड़े, क्योंकि हम अभी जी, जो भी चीज जहां पे जाए इंडिया में, कहीं पे भी फेंक देते हैं कचरा, कहीं पे भी फेंक देते हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और उस हिसाब से वो इंजीनियरिंग का एक ब्रांच गवर्नमेंट ने शुरू किया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और अभी उसके हिसाब से मीन्स पेड़ भी हमें बचाने हैं, उसका मीन्स हम जो कहते हैं, जो लाइक पेड़ लगाने हैं और बचाने हैं, उसका सेव करना है। और जी, हमारे यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि आपके बर्थडे पे कम से कम एक पेड़ लगाओ ना, और उसका 1 साल तक उसका जो जतन करो, ऐसे उसको बड़ा करो। जी। बिल्कुल, ये तो हम सब कर सकते हैं, भले हम जी किसी भी फील्ड में हैं, हम घर पे रहते हैं, जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी जी हैं। जी। बिल्कुल। हाँ वैसे आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, बहुत ही सरलता से दी। जाते-जाते क्या कोई और टिप्स आप बच्चों को देना चाहेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे आपके जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे आप सुन रहे हैं, माता-पिता आपको सुन रहे हैं? जी। देखिए, इसमें एक बहुत एक अच्छा है कि, क्योंकि बच्चे क्या है कि सीधा ही अपने एक तो मातृभाषा में पढ़ते हैं, या हिंदी है या कोई भी मातृभाषा में पढ़ते हैं, और फिर इंजीनियरिंग है वो इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में होता है। तो इससे फर्स्ट सेमेस्टर या इसमें से डर जाते हैं, पर इससे डरने की ज्यादा वो जरूरत नहीं है। जस्ट मीन्स इसको फोकस करे कि भाई ये वही है, एक भाषा है, और उसको आपको वो करना है कि वो जो आप पढ़ के ही आए उसको बस इंग्लिश में पढ़ते हैं। और थोड़ा सा मेडिटेट कर ले, आप कुछ भी चीज करते हैं, सुबह उठते ही हम थोड़ा सा 10 मिनट या ऐसे मेडिटेट करें, और कुछ भी चीज करने से पहले हम थोड़ा ये 2 मिनट, कोई भी चीज स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले हम 2 मिनट ऐसे ध्यान में आंख बंद करके ऐसे बैठ बैठ सकते हैं। और फिर ऐसे संकल्प, कमजोर संकल्प नहीं करना है कोई भी, कि भाई ये मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमें हमेशा ही करना है कि ये तो बस इजी काम है, आप इसको एक बार इजी बोल देंगे तो वो इजी हो जाएगा। और आपने ऐसा सोचा कि ये कैसे होगा, तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। और बस, और इससे आपको कॉन्फिडेंस से कोई भी काम करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करके आपको वो हो सकता है। जैसे हम देखते हैं छोटी छोटी चींटियां भी कैसे कितना बड़ा बड़ा वो कर सकती है। तो ऐसे आपको सारा कुछ इजी सोचेंगे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से, तो सब कुछ हो जाएगा। और यदि आप सोचेंगे कि नहीं ये तो ऐसा है, तो फिर, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी रिसर्च या जो भी कुछ खोज हुई है, वो बहुत बार उसका रिजल्ट नहीं मिला है उनको, बहुत बार वो फेल हुए हैं, हजारों बार फेल हुए हैं, और उसके बाद उसको जाके पास हुए, मीन्स उसको इन्वेंशन मिला। जैसे बल्ब की बात करें, तो ऐसे कोई भी चीज है, वो बहुत बार फेल होके ही आपको सीखने को मिलती है। तो इस हिसाब से, और बाकी सब कुछ लाइक कहते हैं ना, सब कुछ हमारे ही हाथ में है ना, कुछ भी है वो। और इतना इमोशनल भी नहीं होना है कि ये मेरे से नहीं हुआ तो अभी ओके, नहीं होगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि आजकल लोगों का सहन शक्ति जो कहते हैं ना, वो बहुत कम हो गया है ना। सीधा ही एक बार नहीं हुआ या किसी ने बोल दिया तुमसे नहीं होगा, तो सीधा ही उसको लग जाता है। तो जी। इस हिसाब से थोड़ा हुँ, सा वो पावर हम करके करे कि भाई ये मेरे से कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। तो उस हिसाब से, पर कोई कहता है हुँ, कि तुमसे नहीं होगा ये, तो फिर वो हार जाते हैं। हमें इसलिए ऐसे हारना नहीं है, क्योंकि हमारी जीत पक्की है, यदि हमने ठान लिया है तो जीत पक्की है।
तो उस हिसाब से हमें थोड़ा-सा शक्तियों का तो और मेडिटेशन का यूज़ करके वो हम कुछ भी चीज़ है वो हम हासिल कर सकते हैं। कुछ भी इंजीनियर्स बन सकते हैं और कोई भी ब्रांच में और कोई भी फील्ड में काम करके वो कर सकते हैं। यस, ठीक है। जी। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात भावेश जी आपने कही क्योंकि भाषा का बिल्कुल बच्चों को डर लगता है कई बार और वो जिस तरह से बोलते हैं, बात करते हैं, उन्हें ये भी लगता है कॉलेज जाएँगे तो कैसे बात कर पाएँगे, जी, टीचर से कैसे बोलेंगे क्योंकि हमारी तो भाषा अलग है, हम जी, तो अंग्रेज़ी नहीं जानते या जी, हम धीरे-धीरे सीख भी रहे हैं तो लिख पढ़ पाते हैं, बोल नहीं जी, पाते, जी, कॉन्शियस रहते हैं बच्चे बहुत। जी, जी, जी। तो आपने जैसा कहा कि धीरे-धीरे करके आगे हाँ, बढ़िए और ऐसा कुछ नहीं है जो संभव नहीं है। जी, जी, तो थैंक यू सो मच भाभी जी हमारे साथ जुड़े, आपने हमें समय दिया और बच्चों को मोटिवेट किया, साथ-साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी भी दी। हम आशा करते हैं कि ज़रूरी जानकारी उन तक पहुँच गई होगी एंड दोस्तों आपका कोई और सवाल है या माता-पिता का कोई सवाल है, तो आप रेडियो मधुबन के नंबर पर हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट्स को जोड़कर आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाएँ। रेडियो मधुबन का नंबर है 94 14 15 14 15 यानी 941115 1415। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। भावेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज इस थैंक कार्यक्रम यू, में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जी, धन्यवाद। और दोस्तों रेडियो मधुबन पर अन्य कार्यक्रम जारी रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।